सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या आएगा। तो ऑब्जेक्टिव बहुत सरल प्रश्न आया था पेपर में। पहला वाला देखिए क्या पूछा गया है इसमें, HCF क्या पूछा गया है, HCF। याद होगा आपको HCF कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड पहले किसका निकालेंगे, 12, उसके बाद 15 का। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, क्या होगा 12 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम किसका भाग देंगे, 2 का, कितने बार जाएगा, 6 बार। फिर किसका भाग देंगे, 2 का, कितने बार जाएगा, 3। फिर से 3 का, उसके बाद कितना उत्तर आएगा इसमें। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा, 2 गुणा 3। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 2 गुणा 3। ये हुआ 12 का। उसके बाद किसका निकालेंगे हम, 15 का। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड, इसमें किसका भाग जाएगा, छोटे संख्या से शुरुआत करना है। छोटे अभाज्य संख्या 2 से 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। तो क्या 15 में 2 का भाग जाएगा, जाएगा क्या, नहीं। 3 का नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है, कितने बार जाएगा, 5 बार। अब उसके बाद ये हो गया, किसका जा रहा है, 5, कितने बार गया भाग, 1। तो कब तक भाग देना है हमें, जब तक शेष कितना ना आ जाए, 1, तब तक हमें भाग देना है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 15 का, 15 का क्या होगा, 3 गुणित 5। ठीक है, अब हम दोनों का क्या निकालेंगे, HCF। तो HCF 15 और 12 और 15 का HCF क्या होगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, देखो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है। तो बस इन दोनों को लेना है, जो कॉमन है उसको लेना है, वही क्या कहलाता है, उसका HCF कहलाता है। जो कॉमन है उसको लेना है, क्या कहलाएगा इसका, HCF। समझ गए, समझे कि नहीं। तो इसका HCF कितना आएगा, 3। कितना आएगा इसका HCF। तो HCF निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का। किसका, अभाज्य गुणनखंड विधि का। ये 2023 में पूछा गया था, ये वार्षिक पेपर में, कि आलेख होता है, क्या होता है, परवलय। लेकिन बहुत से बच्चों ने क्या बन लगाए हैं, ये समांतर रेखा। कई बच्चों ने तो ये सरल रेखा लगाए हैं। सरल रेखा का आलेख कौन सा समीकरण बनाता है, रैखिक समीकरण जो है वो सरल रेखा का आलेख बनाता है। तो इसमें क्या बनाएगा, द्विघात बहुपद, किस प्रकार का आलेख बनाएगा, परवलय। किस प्रकार का, परवलय बनाएगा। ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ, दो ही है ना, 2 परवलय बनेगा, ऊपर की तरफ खुला हुआ या नीचे की तरफ खुला हुआ। तो ये दूसरा है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तीसरा वाला देखिए, एपी के बारे में पूछा है। तीसरा क्या है, एपी। एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। क्या पूछा गया है, एपी दिया गया है, क्या दिया है, एपी। एपी का सार्वंतर निकालना है। क्या निकालना है, एपी का सार्वंतर निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटाकर। तो बाद वाले पद क्या है बताइए, यहाँ पर 7, क्या है 7। तो 7 से हम किसको घटाएंगे, 12 को। बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटाएंगे तो क्या निकलेगा हमारा, सार्वंतर। सार्वंतर को दर्शाया जाता है डी से, किससे, डी से दर्शाया जाता है। तो डी बराबर क्या होगा यहाँ पर, -5। 7 में -12 घटाएंगे तो क्या होगा, -5। तो इसका उत्तर कितना आएगा, -5। ठीक है, अब देखिए चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या पूछा गया है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, क्या पूछा गया है यहाँ पर, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या है, क्या है, 2 बिंदु ले लेते हैं हम, ए और बी। 2 बिंदु है हमारे पास, और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं 8 और 6 है, और बी क्या मान लेते हैं 0 0 दिया है ये। अब ये है x1 और ये है y1, ये क्या है x2 और ये क्या है y2। ठीक है, अब मान रख दीजिए, सिंपल सा मान रखेंगे तो क्या आएगा, x2 का मान क्या है, x2 का मान है 0 माइनस x1 का मान 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है, देखिए यहाँ पर y2 का मान 0 और y1 का मान माइनस y1 का मान कितना है 6। लीजिए 0 से 8 घटाएंगे तो -8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 64।
8 का स्क्वायर 64। चलिए ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा, कितना होगा ये 64 धन 6 का स्क्वायर कितना 36, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 100, और 100 का वर्गमूल क्या होगा 10। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 10 इकाई। क्या है 10 इकाई। आसान है, बना सकते हैं आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि 0 0 दिया है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या करना है आपको, पहले वाले बिंदु का वर्ग करना है धन दूसरे वाले बिंदु का वर्ग करना है, दोनों को जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा 64 धन 36। ठीक है, कितना आ जाएगा करनी 10। ये डायरेक्ट कर सकते हैं आप। जब क्या दिया हो, एक बिंदु मूल बिंदु हो 0 0 हो, तो आप इन दोनों बिंदुओं को क्या करना, इन दोनों निर्देशांक का वर्ग करना और दोनों को जोड़ देना। दोनों निर्देशांक का वर्ग करके जोड़ना है, आपका मान आ जाएगा। आसान है बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही किया जाता है, ट्रिक लगाया जाता है थोड़ा सा। इसके बाद पांचवा और छठवां सवाल देखिए क्या क्या दिया इसमें। रैखिक समीकरण, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ये वाला सवाल। ठीक है, अनंततः अनेक हल, दो रैखिक युग्म दिया हुआ है हमारे पास, रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है, और क्या ज्ञात करना है हमें, क्या ज्ञात करने की शर्त निकालना है, अनंततः अनेक हल। 3 प्रकार के हल पढ़े थे हमने, क्या, एक अद्वितीय हल, एक अनंततः अनेक हल और एक कोई हल नहीं। तो 3 कंडीशन, 3 शर्त है हमारे पास। यदि 2 रैखिक समीकरण दिया हो तो हम 3 प्रकार के हल ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, यदि a1 बटे a2 दिया है बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के, तो रैखिक समीकरण का हल कितना होगा, बताओगे आप लोग। ठीक है, यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, तब क्या होगा। तीसरी शर्त क्या है इसमें, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है और बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के, तब क्या क्या होगा। पहला वाला देखिए, पहला वाला शर्त क्या है कि दोनों रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे, केवल एक हल। कितने हल, केवल एक हल, अद्वितीय हल, जिसको क्या बोलेंगे हम, अद्वितीय हल, केवल एक हल। और दूसरा वाला क्या होगा इसमें, अनंततः अनेक हल, अनंततः अनेक हल, अनंततः अनेक हल। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, हल नहीं। तो चलिए देखिए क्या पूछा गया है इसमें, अनंततः अनेक हल होने की शर्त है, क्या है बताइए, क्या है, तो सी नंबर है, क्या है, सी नंबर। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के। यदि तीनों बराबर हैं तो रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, अनेक हल, अनंततः अनेक हल। समझ गए। चलिए आगे देखिए, ये छठवां सवाल क्या है, यदि द्विघात समीकरण दिया हो हमारे पास a x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल क्या है, यहाँ पर मूल समान है, मूल क्या है, समान। ठीक है, मूल क्या है, समान हो तो समीकरण का विविक्त कर का मान क्या होगा, और विविक्त कर बराबर क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac होता है ये। यदि मूल समान हो तो d बराबर क्या होता है, 0, d बराबर क्या होता है, d 0, और d का मतलब है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो मूल समान है तो d का मान क्या होगा, 0। तो इसका उत्तर क्या आएगा, a। क्या आएगा, a। बातें समझ में आ रही है। ये है ऑब्जेक्टिव हो गया। यहाँ पर पहला का उत्तर क्या है 3, दूसरे का उत्तर क्या है परवल है, तीसरे का उत्तर क्या है -5, चौथा क्या है 10, पांचवा क्या है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। और अब ये है रिक्त स्थान की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश में। ठीक है, तो एक बहुपद जिसकी घात क्या है 3 है, एक बहुपद है जिसकी घात क्या है 3 है, वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है, त्रिघाती बहुपद, त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे ax³ प्लस b, देखिए यहां पर x की घात कितनी है 3, x की घात 3 है, तो ये किस प्रकार का बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद। किस प्रकार का है, त्रिघात बहुपद। अब ये करनी
करनी एक संख्या है, किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय। तो जितने भी करनी में संख्या आते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? अपरिमेय संख्या। केवल किससे छोड़कर? जिसका वर्गमूल ज्ञात हो। जैसे करनी 2 अपरिमेय संख्या है, करनी 3 अपरिमेय संख्या है। क्या करनी 4 अपरिमेय संख्या है? है क्या? नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होगा? 2। करनी 5 अपरिमेय संख्या है, करनी 6 अपरिमेय संख्या है, करनी 7 अपरिमेय संख्या है, करनी 8 अपरिमेय संख्या है और करनी 9 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होगा? 3। तो ऐसे संख्या जिनका वर्गमूल ज्ञात हो उन्हें क्या कहेंगे हम? परिमेय संख्या। और ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल ज्ञात नहीं है उन्हें क्या कहेंगे हम? अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब एपी तीसरा वाला देखिए क्या बोला गया है इसमें। एपी का प्रथम पद है ए है, ठीक है, और सार्वंतर डी है। तो एनवा पद निकालने का सूत्र क्या है? तो ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। सिंपल सा था, सूत्र पूछा था बस इसमें, एनवा पद निकालने का सूत्र था ये, सिंपल सा था कि नहीं? ये तो आपको बताया था मैं कि सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप। समरूप कौन कौन होते हैं बताइए? और क्या बताया था आप लोगों को? हाँ, सभी वृत्त, सभी वृत्त, सभी वृत्त और सभी वृत्त, सभी वृत्त और क्या बताया था? समबाहु, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये 3 चीज याद रखना आप लोगों को। अब ये देखिए, इसका मूल पूछा गया था आप लोगों को, सिंपल सा, हाँ, सिंपल से इसका मूल पूछा गया था। क्या करना था? इसको 0 के बराबर करना था, जो उसका गुणनखंड दिया है। तो x माइनस क्या दिया है? 3 और क्या दिया है यहाँ पर? x प्लस 3 बराबर 0। इसका मूल निकालना था, मतलब एक गुणनखंड को 0 के बराबर लिखना था और किसका मान निकालना था? x का मान। सिंपल सा। चलिए पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा? पक्षांतर करेंगे तो प्लस का माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है। x बराबर क्या आएगा? 3 और इधर क्या आएगा? x बराबर -4। तो इसके मूल क्या क्या प्राप्त हुए हमें? 3 और -4, 3 और -4। सिंपल है ये, इतना इजी सवाल है, बताओ आप लोग नहीं कर पाए, फिर भी सोचने वाली बात। अब ये अच्छा सवाल है, देखिए ये वाला छठवा वाला कौन है? छठवा सवाल देखिए, है ना? क्या बोला गया है? किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी? 2। ये वृत्त है मान के चलिए, ठीक, ये वृत्त, उसके एक बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम? कितनी? अधिकतम, अधिकतम हम 2 खींच सकते हैं। ठीक है, अधिकतम हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये एक प्रश्न है। और एक प्रश्न है, क्या है कि वृत्त से कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम? कितने? 2 प्रश्न है हमारे पास। वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत। 2 अलग अलग प्रश्न है। बाह्य बिंदु बोले तो 2 और वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो अनंत। ठीक है, देखो हम यहां से भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहां से खींच सकते हैं, यहां से खींच सकते हैं, यहां से खींच सकते हैं। खींच सकते हैं कि नहीं? बहुत सारे खींच सकते हैं ऐसा। ये ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, ये हुआ ऑब्जेक्टिव खत्म। सरल सा आया था बिल्कुल, इंग्लिश में देख लेना आप लोग। अब बताइए, ये इतना अच्छा सवाल है, रैखिक बहुपद का शून्यक। शून्यक आप लोग 9वीं क्लास में पढ़े होंगे, सिंपल सा था, एकदम इजी सवाल था। ये क्या करना था इसको? ax प्लस बी बराबर 0। शून्यक निकालते थे, याद है आपको? px है, ये क्या है? एक बहुपद है। ax प्लस बी एक बहुपद है और शून्यक निकालने के लिए क्या करते थे? px बराबर 0 करते थे, मतलब ax प्लस बी बराबर क्या होगा? 0। अब यहाँ पर किसका मान निकालना है हमें? x का। किसका? x का मान निकालना है, तो बाकी को पक्षांतर कर देंगे। तो ax बराबर क्या होगा? माइनस क्या होगा? माइनस बी और x बराबर क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। पक्षांतर हो जाएगा, ए का गुना में है तो भाग में चला जाएगा। तो इसका शून्यक क्या सही है? क्या देखो, सही है? हाँ, सत्य है, सत्य है। पहला कथन सत्य है। दूसरा देखिए क्या बोला गया है। दूसरा कथन कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी
उस बिंदु का y निर्देशांक होता है। कोई बिंदु है, निर्देशांक ज्यामिति का ये प्रश्न है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, x निर्देशांक। क्या कहलाता है, x निर्देशांक। और किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसका y निर्देशांक होता है। दो अलग अलग प्रश्न बन गए। पहला प्रश्न क्या बना, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, x निर्देशांक कहलाता है। और दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, किसी बिंदु की किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होता है। तो यहाँ पर कथन कैसा कथन है, ये कथन कैसा है, असत्य है। यहाँ पर क्या होना था, x, तब सही होता। अब देखिए यहाँ पर तीसरा वाला देखिए, यदि ABC समांतर श्रेणी में है तब B बराबर क्या होगा, B बराबर क्या होगा, A प्लस C बटे 2। ये चौथा सवाल देखिए, इसमें चौथा प्रश्न क्या बोला गया है, यदि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने अंश का है, यहाँ पर 60 अंश का, जबकि कितने अंश का बनना चाहिए था, 45 अंश का। यदि किसी वस्तु की ऊंचाई उसके छाया के बराबर है, यदि किसी वस्तु की ऊंचाई उसके छाया के लंबाई के बराबर है तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितने अंश का बनेगा, 45 अंश का। कितने अंश का बनेगा, 45 अंश का। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया था, ठीक है, अभी भी पूछा गया है। तो यहाँ पर कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि क्या बोला गया है, 60 अंश का बोला है, जबकि आना कितना था यहाँ पर, 45 अंश। ठीक है, ये कथन है क्या, असत्य। वस्तु की ऊंचाई और उसकी छाया की ऊंचाई दोनों समान कब होंगे, जब सूर्य का उन्नयन कोण कितने अंश का होगा, 45 अंश का, याद रखना। अब इसको घुमा के थोड़ा तरीके से पूछा जा सकता है। यदि देखो यहाँ पर कैसे पूछा जा सकता है, यदि मीनार की ऊंचाई 16 मीटर है, मीनार की ऊंचाई 16 मीटर है और सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश का है, तो बताइए उसकी छाया की लंबाई क्या होगी, हाँ क्या होगी, 16 मीटर, क्योंकि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। कितना है, 45 अंश है। 45 अंश जब बनता है, कब बनता है, जब छाया और वस्तु की लंबाई दोनों क्या हो, बराबर। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे सर्वांग सम होंगे। बिल्कुल सही बात है, यदि दो वृत्त है और उसकी त्रिज्याएं समान हो तो दोनों वृत्त क्या होंगे, सर्वांग सम। ठीक है, इसकी लंबाई भी 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, तो ये दोनों वृत्त क्या होंगे, दोनों वृत्त सर्वांग सम। अब देखिए, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव समान होते हैं। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव क्या होते हैं, समान। ये कथन असत्य है। ये तो ये था सत्य असत्य। पहला वाला क्या है, सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। हाँ, यदि आगे बताऊंगा इसके बारे में। अब ये वाला देखिए, बहुत ही आसान सवाल, सही जोड़ी मिलाइए, मिलान करना है बस। तो सही जोड़ी मिलान करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम ए को लिख लेंगे। ठीक है, कॉलम ए को पूरा लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे आंसर, ठीक है, उत्तर जो भी आप लिखना चाहते हैं, और उसके बाद इधर लिखेंगे इसका सही जोड़ी। ऐसे नहीं करना है बचपन में जो करते थे, ये ऐसा मिला रहे हैं, ये नक्शा बना रहे हैं, ये आज भी कई बच्चों का आदत ऐसा ही है, ऐसा बनाते जा रहे हैं। ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉलम ए को पूरा लिख लेंगे, उसके बाद उसका उत्तर लिखेंगे। तो चलिए, ये पूछा गया है सर्वसमीका से। कहां से, सर्वसमीका। आप लोगों को अच्छे से बताया था मैंने सर्वसमीका के बारे में। तो करनी 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। दिया ये, हाँ, तो इसका उत्तर क्या होगा, सी लिखना है, और क्या लिखना है, सेक थीटा। 1/10 थीटा बराबर क्या होगा, हाँ, कॉट थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, कॉट थीटा। जिसको याद है वो बना लेगा, जिसको याद नहीं है वो नहीं बनाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, एफ। क्या होता है, 1/sec व्युत्क्रम। बताया था आप लोगों को, व्युत्क्रम याद है कुछ, हाँ। और ये वाला सवाल बताया था आप लोगों को, बहुत ही आसान। पहला वाला सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बताया था कि नहीं, बताया था, याद है। देखो यहाँ पर थीटा का मान चेंज कर दिया बस इसने दिमाग से, 25 कर दिया। 25 की जगह में यदि 30 रहता तब भी इसका उत्तर कितना आएगा,
एक 45 रहेगा तब भी कितना आएगा, बस थीटा क्या होना चाहिए, समान। थीटा का मान क्या होना चाहिए, दोनों जगह समान होना चाहिए। तो इसका उत्तर कितना आता, एक। और एक कहां पर है, ई नंबर में, ये। हाँ, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, ये तो 9वीं का सवाल है, 9वीं कक्षा का, 60 अंश। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होता है। ये देखिए, समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 60 अंश है तो दूसरा होगा कितना होगा, 30 अंश। कैसे पता आप लोगों को, ये देखो यहां पर बोला गया है इसने समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो ये देखिए यहां पर है 90 अंश का कोण, और एक कोण कितना दिया है, 60 अंश का, मान लो ये एक कोण दिया है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, हाँ, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मतलब 90 अंश धन 60 अंश धन x बराबर 180 अंश। ये जुड़ेगा कितना होगा, 150 धन x बराबर 180 अंश। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 180 माइनस 150 अंश। तो x बराबर हो जाएगा 30 अंश। सिंपल सा, ऐसा करना था। का एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर लिखना है, एक वाक्य में भी लिख सकते हैं और एक शब्द में भी, जैसी आपकी इच्छा हो। क्या करना है, विविक्त कर का सूत्र लिखना था। किसका सूत्र लिखना था, विविक्त कर का। कई बच्चों ने क्या लिखे हैं पता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये किसका सूत्र है, हाँ, किसका सूत्र है ये, किसका, एनवा पद का। विविक्त कर का सूत्र क्या होता है पता है आप लोगों को, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये है विविक्त कर का सूत्र, ये नहीं है, ये है एनवा पद निकालने का सूत्र। समझे कि नहीं, हाँ। अब देखिए ये वाला तो अच्छे से समझाया था कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के का सूत्र क्या है। दो बिंदु है हमारे पास, दो बिंदु है, एक बिंदु x1 और क्या है y1, और दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु b है जिसके निर्देशांक क्या है, x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु निकालना था हमें। तो क्या करना था, सिंपल सा x1 प्लस x2 बटे 2, और ये क्या होता, y1 प्लस y2 बटे 2। बस सिंपल सा, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है। इतना आसान तो था। बोला गया है, देखो ये वाला प्रश्न बता रहा था आपको कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत। कितनी हो सकती है, अनंत। और बाह्य बिंदु से दो, बाह्य बिंदु से हम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो खींच सकते हैं। और एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत। याद रखना है। बिंदु, एक बिंदु दिया हुआ है P जिसका निर्देशांक क्या है, 2 और 3 की x अक्ष से दूरी, किससे, x अक्ष से दूरी। x अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, y निर्देशांक। तो इसमें y निर्देशांक क्या है, 3 है। बस उत्तर क्या आएगा, 3। और y अक्ष से दूरी पूछता तो 2। बस किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, और किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को x निर्देशांक। ये प्रश्न पूछा जाता है ना, याद रखना। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी को क्या कहेंगे, y निर्देशांक, और किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को x निर्देशांक।